फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं नवंबर माह के करंट अफेयर्स और ये बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के पहले प्रश्न पर। हाल ही में विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है शिशिर सिन्हा। इस पद से 1 अक्टूबर 2020 को एसके नेगी सेवानिवृत्त हुए थे और सरकार के नोटिफिकेशन पर इसलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि संविधान की धारा 319 बी के तहत बीपीएससी का अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त नहीं हो सकता है। तो आपको ये आर्टिकल याद रखना है 319 बी। और सरकार ने हाल ही में शिशिर सिन्हा को इस पद पर नियुक्त कर दिया है और ये बीपीएससी के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कोजागरा लोक पर्व कहाँ पर मनाया गया? इसका उत्तर है मिथिलांचल क्षेत्र। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस पर्व को सबसे पहले भगवान राम के वनवास से लौटने के बाद कोजागरा के रूप में मनाया गया था। तभी से मिथिलांचल में इस पर्व को मनाने की परंपरा कायम हो गई है। इस शब्द का अर्थ होता है जागते रहना। इस दिन मिथिला के प्रसिद्ध फल मखाने की भी जमकर खरीदारी होती है। वैसे तो यह पर्व सभी घरों में मनाया जाता है, लेकिन मिथिला समाज में इस पर्व का उत्साह बहुत ही खास होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह पर्व मिथिलांचल का है। बढ़ते हैं आगे। बिहार निवासी किस ट्रांसजेंडर को पहली बार नोएडा मेट्रो में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है माही गुप्ता। नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाली एक्वा लाइन सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन की जो बागडोर है वो एक ट्रांसजेंडर कर्मचारी को सौंप दी गई है। यह पहल करने वाला उत्तर भारत का यह पहला स्टेशन है। यहाँ पर कुल मिलाकर 6 ट्रांसजेंडरों को नियुक्त किया गया है और इस स्टेशन का नाम भी बदला गया है। पहले इसका नाम था रेनबो और अब इसको बदलकर प्राइड किया गया है। टिकट काउंटर पर टॉम ऑपरेटर की जिम्मेदारी माही गुप्ता, पान्या पवार, काजल कश्यप, प्रीति बत्रा और हाउसकीपिंग का काम शानू व कुणाल को सौंपा गया है। और आपको बता दें ये सभी लोग ट्रांसजेंडर हैं। माही गुप्ता को टीम लीडर बनाया गया है और माही गुप्ता बिहार के कटिहार की रहने वाली हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान बिहार के सरकारी स्कूलों के कितने प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई टेक्स्ट बुक पर निर्भर हो गई है? इसका आंसर है 81.4%। तो ये एक बड़ा डेटा है। शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट यानी एसर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, इस सर्वेक्षण के अनुसार देश भर में कोविड-19 के मद्देनज़र स्कूल बंद होने के कारण लगभग 20% ग्रामीण बच्चों को कोई पाठ्य पुस्तक ही प्राप्त नहीं हो सकी है और बिहार में 8% से भी कम बच्चों को, जबकि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 20% बच्चों को उनके स्कूल से उचित लर्निंग सामग्री प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शिक्षा के मामले में लॉकडाउन की स्थिति के कारण कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है, बिहार मूल के किस व्यक्ति को हाल ही में सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर है वेबेल राम कलावन। ये भारतवंशी हैं। ये हिंद महासागर के द्वीपीय देश यानी सेशेल्स के राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए गए हैं। कोरोना महामारी से ध्वस्त हो चुकी पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उन्होंने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का संकल्प अपना दोहराया था। राम कलावन के परदादा 1883 में बिहार के मोतिहारी जिले के परसौनी गांव से कलकत्ता होते हुए मॉरिशस पहुंचे थे। कुछ समय के बाद वे वहां से सेशेल्स चले गए। सेशेल्स में 1961 में राम कलावन का जन्म हुआ और 2018 में ये भारतवंशी यानी PIO सांसदों के पहले सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली भी आए थे। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। आपको इनका नाम याद रखना है। किस स्थान को हाल ही में रामसर साइटों की सूची में शामिल किया गया है? इसका उत्तर है कांवर झील। यह क्षेत्र रिया बरियापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और अपनी प्रदूषण की समस्या को लेकर चर्चित है। गंगा नदी के उत्तरी मैदानी भाग के 57,000 वर्ग हेक्टेयर में चिन्हित वेटलैंडों में प्रमुख मंझौल अनुमंडल में स्थित है कांवर झील। वर्तमान में कांवर सिर्फ देश के 94 नोटिफाइड वेटलैंडों में से एक बनकर रह गया है।
महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भागलपुर में आरपीएफ महिला पुलिस के द्वारा किस दल की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर है मेरी सहेली। भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेन से यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को सफर प्रारंभ करने वाले स्टेशन से लेकर और अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचने तक यानी पूरी यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। पूर्व मध्य रेल द्वारा इस दिशा में कदम उठाते हुए 8 स्टेशनों पर रेल सुरक्षा बल की महिला टीम का गठन कर दिया गया है, जो महिला रेल यात्रियों के लिए सहेली की भूमिका का निर्वाह कर रही है। रेल सुरक्षा बल की इस पहल में महिला आरक्षी बल जो होता है वो यात्रा कर रही महिला यात्रियों, खास करके जो अकेली महिलाएं यात्रा कर रही हैं, उनके निरंतर संपर्क में ये महिला आरपीएफ पुलिस रहेगी और उन्हें यात्रा के दौरान बरती जाने वाली सभी सावधानियों से अवगत निश्चित समय पर कराती रहेंगी। बढ़ते हैं आगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? इसका उत्तर है 10%। चुनाव आयोग के सुझाव पर सरकार ने लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों की अधिकतम व्यय सीमा 10% बढ़ा दी है। चुनाव आयोग का मानना है कि कोविड-19 के कारण चुनाव के तौर तरीकों में काफ़ी बदलाव आए हैं। इसके चलते प्रचार करने में उम्मीदवार का खर्च बढ़ सकता है। कानून मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार भी लोकसभा चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार अब अधिकतम 77 लाख रुपए खर्च कर सकता है। पहले यह सीमा 70 लाख रुपए थी। वहीं विधानसभा चुनाव में अब उम्मीदवार 28 लाख रुपए की जगह 30.1 लाख रुपए खर्च कर सकता है। तो ये हमारी नई सीमा है कोविड-19 के मद्देनजर। बिहार ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अब्दुल बारी सिद्दीकी। बिहार ओलंपिक संघ के चुनाव में अब्दुल बारी सिद्दीकी को निर्विरोध रूप से बिहार ओलंपिक संघ का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ये पहले बिहार सरकार के पूर्व खेल मंत्री रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस पर्वतारोही ने माउंट फ्रेंडशिप पीक पर चढ़ाई की है और उसे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है? उत्तर है नंदन चौबे। 5 सदस्यीय पर्वतारोहियों के एक दल ने 1 महीने के अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश में स्थित लगभग 5200 मीटर ऊंची चोटी, जिसे माउंट फ्रेंडशिप पीक कहा जाता है, उस पर फतह किया है और इसे कोरोना वॉरियर्स को सलाम सल्यूट करने के तौर पर उन्होंने पेश किया है। इस दल में बक्सर के सरेंजा निवासी युवा पर्वतारोही नंदन चौबे भी शामिल थे और इनके अलावा और 4 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के किस अभिनेता को पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है संजय मिश्रा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वच्छता के संदेश को पटना वासियों के बीच पहुंचाने के लिए बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता संजय मिश्रा ने पटना नगर निगम के साथ हाथ मिला लिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए संजय मिश्रा को पटना नगर निगम ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। संजय मिश्रा म्यूजिक वीडियो के माध्यम से जहां युवाओं को स्वच्छता अभियान से जोड़ेंगे, वहीं मलिन बस्तियों में जाकर भी लोगों को साफ सफाई के महत्व के बारे में जागरूक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। राजधानी के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। वे बिहार से ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। वह बिहार आईएमए के अध्यक्ष की भी कुर्सी संभालने के साथ साथ एमसीआई के भी सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में एनएमसी के भी वे सदस्य हैं। वन विभाग के द्वारा हाल ही में कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? इसका उत्तर है कृषि वानिकी यानी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कम से कम 100 पौधे खरीदने के लिए पहले आवेदन करना होगा। किसान अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी पौधा ले सकते हैं। कृषि वानिकी योजना के तहत किसान विभाग से पौधा खरीदकर अपनी जमीन पर लगाकर अनुदान के तौर पर प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो एक ग्रांट के तौर पर दिया जाएगा। विभाग से खरीदकर लगाए गए पौधे पर किसानों को मालिकाना हक भी दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि यदि खरीदे गए पौधे में से अगर 50% पौधों को 3 साल तक सही सलामत रखा जाएगा तो किसानों को प्रति पौधा 60 रुपए की दर से भी अनुदान राशि दी जाएगी।
वहीं पौधा खरीद में जमा किए गए 10 रुपये जोड़कर किसानों के खातों में कुल 70 रुपये भेजे जाएंगे। मिड डे मील योजना में कौन सा नया खाद्य पदार्थ को शामिल किया जाएगा? इसका उत्तर है मशरूम और शहद। केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर राज्य सरकार यदि सहमत हो जाती है तो स्कूली बच्चों को मिड डे मील में मशरूम और शहद को भी दिया जाएगा। इससे बच्चों को अधिक पोषक तत्व मिलेगा, साथ ही किसानों की भी आमदनी बढ़ेगी। कोरोना काल में इम्यूनिटी बढ़ाने पर लगातार हो रहे शोध में यह बात सामने आई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में मशरूम उत्पादन के बाद सरकार ने मिड डे मील में शहद और मशरूम को व्यवस्था करने की भी पहल शुरू कर दी है। 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में उद्योग के लिए युवा महिलाओं को कितने प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 50%। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री की पार्टी ने एक नारा दिया है, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की जीत पक्की। और इसमें कहा गया है कि स्वावलंबी बिहार की प्राप्ति के लिए, सक्षम बिहार की प्राप्ति के लिए 7 निश्चय योजना का पार्ट 2 लाया जाएगा, जो कि समृद्ध और विकसित बिहार बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में कॉमन फैसिलिटेट सेंटर स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर है नालंदा। देश में आलू उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान है। ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। इसमें नालंदा की भूमिका अहम है। आलू की फसल में बीज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि कुल उत्पादन लागत का लगभग आधा बजट इसी पर खर्च होता है, यानी बीज में। इसलिए नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय को आलू बीज उत्पादन का नोडल सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा डॉल्फिन आधारित इको टूरिज्म के लिए बिहार से किस स्थान का चयन किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है कहलगांव। देश में गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के मौके पर इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश के 6 स्थानों पर डॉल्फिन सफारी का शुभारंभ किया है। माई गंगा माई डॉल्फिन प्रोग्राम की शुरुआत बिजनौर से नरोरा तक 250 किलोमीटर के क्षेत्र में डॉल्फिन की जनगणना करने के लिए लॉन्च की गई है। डॉल्फिन सफारी की शुरुआत बिहार के कहलगांव, उत्तर प्रदेश के बिजनौर, ब्रिजघाट, प्रयागराज और वाराणसी तथा पश्चिम बंगाल के बंदेल में शुरू होगी। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन 3 में इन स्थानों का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार में डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? इसका उत्तर है 5 अक्टूबर को। वन विभाग की ओर से डॉल्फिन दिवस का आयोजन किया गया और डॉल्फिन स्वच्छ पर्यावरण के लिए आवश्यक है। बिहार में डॉल्फिनों की तादाद लगातार कम होती जा रही है। बिहार सरकार ने डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रत्येक 5 अक्टूबर का दिन डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। लेकिन अहम बात यह है कि दुनिया के दुर्लभ प्राणियों में से एक विलुप्त प्राय गैंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलजीव घोषित हुए भी 11 साल हो गए हैं, किंतु अभी भी उनकी सुरक्षा वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हाल ही में किस रेलवे जोन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का लोकार्पण किया गया है? इसका उत्तर है पूर्व मध्य रेलवे। रेलवे की ओर से अब राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस सिस्टम के शुरू होने से पूरे कोचिंग कॉम्प्लेक्स की जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से सामान हैं, किस सामान की कमी है, किस ट्रेन में कौन सा पार्ट लगाया गया है, कब इसे दोबारा लगाया जाना है, कब ब्रेक शू लगा था और कब फिर से बदलना है, इसकी पूरी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बढ़ते हैं आगे। भारत भारतीय साहित्य सम्मान से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है निकी शर्मा रश्मि। लेखिका निकी शर्मा रश्मि मूलतः बिहार से हैं और वर्तमान में मुंबई में साहित्यिक सृजन का कार्य कर रही हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय सहित देश की चुनिंदा साहित्यिक संस्थाओं के द्वारा अभी तक 500 से अधिक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। किस ट्रांसजेंडर को हाल ही में देश में पहली बार विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी बनाया गया है? इसका आंसर है मोनिका दास। ट्रांसजेंडर मोनिका दास को विधानसभा चुनाव में पीठासीन पदाधिकारी बनाया जाएगा। ऐसा देश में पहली बार होगा जब किसी ट्रांसजेंडर को पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा। मोनिका दास पटना की रहने वाली हैं और पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, जिसमें वे गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मोनिका से पहले पश्चिम बंगाल की एक ट्रांसजेंडर महिला रिया सरकार को पोलिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया था। तो ये पोलिंग ऑफिसर नियुक्त की गई थी
और मोनिका दास अब पीठासीन अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रत्याशियों तथा निर्वाचन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है और इसका उत्तर है एनकोर। एनकोर यानी कि इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट, इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी निर्वाचन आयोग की आईटी सेल के द्वारा विकसित किया गया है। यह मतगणना प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की वैधानिक रिपोर्टों को उत्पन्न करने की अनुमति देता है जो रिटर्निंग ऑफिसर के लिए अनिवार्य होती हैं, जैसे कि फॉर्म 20 की तैयारी, अंतिम परिणाम शीट का संकलन, परिणाम की औपचारिक घोषणा के लिए 21 सी या डी और चुनाव रिटर्न के प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म 21 ई। तो एक तरीके से निर्वाचन की संपूर्ण जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए सॉफ्टवेयर को विकसित किया गया है। तो ये थे हमारे नवंबर के बिहार करंट अफेयर जो आपकी आगामी सभी बिहार से रिलेटेड परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगले एडिशन में, तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में। थैंक यू।